Hello students, Namaste, how are you? Our chapter 6, Chemical Reactions and Catalyst is going on in this chapter. Today we are going to solve book question. स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कर लिया है। कंप्लीट स्टडी करने के बाद कुछ बुक के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व करवा दिए थे और शेष जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। देन आप बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चंस को चेक करोगे और देखोगे, ठीक है ना। तो मैं नोट करता हूँ क्वेश्चन नंबर, वहाँ पर हमने सीरियल से क्वेश्चन नंबर लिए थे और वो सभी के सभी क्वेश्चन जो थे ना वो MCQ थे, और आज हम ले रहे हैं BSA टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। हम क्या ले रहे हैं? BSA टाइप। BSA टाइप में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है केमिकल चेंज की डेफिनेशन। केमिकल चेंज, ये डेफिनेशन मैं आपको नोट करा चुका हूँ स्टूडेंट्स। केमिकल चेंज की डेफिनेशन आपने नोट कर ली है। आपको ध्यान होगा, दोज चेंजेस इन द सब्सटेंस इन विच न्यू कंपाउंड इज नॉट फॉर्म एंड द कॉज ऑफ चेंज रिमूव द सब्सटेंस इज नॉट रिटर्न्स इन इनिशियल स्टेट। द फॉर्मूला या केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और कॉज ऑफ चेंज को आप रिमूव करते हो तो सब्सटेंस अपनी फॉर्मर स्टेट में नहीं आता है। ये सब का सब क्या था? केमिकल चेंज था। इस डेफिनेशन को आप फर्स्ट में नोट कर चुके हो, क्लियर, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम। नेम द कैटेलिस्ट विच चेंज वेजिटेबल ऑयल इन वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने वाला जो कैटेलिस्ट है वो कौन सा है? तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है कि वेजिटेबल घी, देखो स्टूडेंट्स ध्यान करो, वेजिटेबल ऑयल को का आपने हाइड्रोजनेशन कराया था और इससे आपको ऑब्टेन हुआ था वेजिटेबल घी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कैटेलिस्ट आपने यूज़ किया था वो कौन सा था? निकल कैटेलिस्ट। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ निकल कैटेलिस्ट। आपके क्वेश्चन का जवाब है ये। कौन सा कैटेलिस्ट यूज किया है आपने? निकल कैटेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट आर देयर, राइट देयर नेम। कैटेलिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? यहाँ पर बेसिस नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आपको किस बेसिस पर बताना है। तो टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट बताना है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट 4 टाइप्स नोट कर रहा हूँ मैं। 4 टाइप्स तो हैं, चलो मैं दोनों को लिख देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ये कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। तो यहाँ पर नोट कर देता हूँ 2 टाइप्स, ठीक है। और 2 टाइप्स कौन से हैं? होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट। ये तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हो गए, ठीक है ना। और अब दूसरा लिख रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन के बेसिस पर ये 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। तो देखो, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, नेगेटिव कैटेलिस्ट, ऑटो कैटेलिस्ट
और फोर्थ है बायोकैटेलिस्ट। ठीक है ना, तो ये मैंने सारे टाइप्स यहाँ पर नोट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 14 नंबर, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बोलो स्टूडेंट्स कौन सी रिएक्शन है, ये है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हायर रिएक्टिव मेटल जिंक डिस्प्लेस्ड less reactive metal copper in their salt solution and form zinc sulfate। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, गिव एन एग्जाम्पल फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का कोई भी आप एक एग्जाम्पल दीजिए। तो स्टूडेंट्स देखो इसी रिएक्शन को नोट कर दो भले ही आप, ये रिडॉक्स का है, मैंने आपको बताया था ना। तो देखो चलो इससे डिफरेंट नोट कर देता हूँ, Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2। बैलेंस चेक कर दो, टू यहाँ 2 लगा मैं और यहाँ 2 लगा मैं, तो चेक करके देखो बैलेंस है क्या नहीं है। अभी बैलेंस नहीं है रिएक्शन। तो कितना लगाओगे बताओ, अगर मैं 3 लगाऊं तो 3 कार्बन हो गए, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 3 और 3 ऑक्सीजन। क्लियर। अब ये बैलेंस है, तो यह क्या लिख सकते हो, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, Fe का तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ ये आयन पोजीशन में, यहाँ पर ये एलिमेंट पोजीशन में आ गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो दोनों रिएक्शन जो हैं वो एक साथ टेक्स प्लेस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, व्हाट आर द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन को आपने यहाँ पर स्टडी किया है, और रिवर्सिबल रिएक्शन का आपको पता भी है क्या होते हैं, कि द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट, जिसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट, इन सेम कंडीशन, सेम उन्हीं परिस्थितियों में क्या होगा, जो प्रोडक्ट होंगे इन सेम कंडीशन एंड एट सेम टाइम, सेम कंडीशन है और सेम टाइम है, तो इस पर क्या होगा, प्रोडक्ट एल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। ठीक है ना, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है ना, और रिवर्सिबल रिएक्शन को इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको कैसे डिनोट करोगे बताओ, हाफ एरो से, इससे डिनोट करोगे रिवर्सिबल रिएक्शन को,
हाफ एरो से डिनोट करते हो ना। और ये जो इसके बारे में बता देता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, दिस रिएक्शन इज नेवर कंप्लीट एंड नेवर बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी जीरो। कभी भी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती है और कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में चलती है, बोथ डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है। जितनी फॉरवर्ड जाएगी उतनी ही ये बैकवर्ड आ जाती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर 60 नंबर एंड कैटलिस्ट इनहिबिटर। कैटलिस्ट प्रमोटर का क्या काम होता है बताओ। इंक्रीज द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। वर्क ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर, यहां पर नोट कर रहा हूं मैं, इंक्रीज द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के एक्शन को इंक्रीज करना, कैटलिस्ट के एक्शन को तो इंक्रीज करना है। और कैटलिस्ट इनहिबिटर, इसका क्या है, डिक्रीज द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के एक्शन को डिक्रीज करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस कॉल्ड। स्टूडेंट्स एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर, ये पता है ना आपको। और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो मैं एग्जाम्पल नोट कर रहा हूं यहां पर, आप लोग चेक कर लो। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एसिड लिया है एक बेस लिया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के आधार पर रिएक्शन कितने प्रकार की हैं, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। दो प्रकार की बताई थी ना, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कौन सी थी, जिसको कंप्लीट होने में मिनट्स, डेज, ईयर्स लगते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्टिंग होने में काफ़ी समय लगता है। और फास्ट रिएक्शन जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन, ये सब क्या है, फास्ट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना, जिनको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन का क्या नोट करना है, एग्जाम्पल नोट करना है। थर्मल डिसोसिएशन, तो थर्मल डिसोसिएशन पता है ना आपको, किसको बोलते हैं, थर्मल दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स ब्रेक्स इन मॉलिक्यूल्स ऑन सप्लाइंग हीट। जब आप हीट को सप्लाई करते हो तो कंपाउंड्स अपने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो थर्मल डिसोसिएशन के लिए आप बहुत ही नॉर्मल, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये कंप्लीट हो रहा है CaOCO2। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर भाई। और भी लिख सकता हूं मैं, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर दो, ये भी थर्मल डिसोसिएशन है, 2KCl + 3O2, ये भी थर्मल डिसोसिएशन है।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में चेक करते हैं बच्चों। ये तो 20 था, ठीक है ना, तो 21 है। ये एक क्वेश्चन की गिनती कम हो रही है। व्हाट इज द वर्क ऑफ कैटेलिस्ट इन एनी रिएक्शन? कैटेलिस्ट, वर्क ऑफ कैटेलिस्ट बताना है आपको। कैटेलिस्ट का क्या काम होता है कोई रिएक्शन में? देखो, चेंज इन दी रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए उसके वेलोसिटी में चेंज करने का काम क्या होता है? ये क्या कर सकता है बताओ? इंक्रीज और डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव कैटेलिस्ट डाले हो तो इंक्रीज कर देगो, नेगेटिव डाले हो तो डिक्रीज कर देगो, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो कौन सा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये मैं आपको नोट करा चुका हूँ। दोज रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वन इज अदर इज रिड्यूस्ड, बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर। यही तो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। एक सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होता है और दोनों रिएक्शन एक साथ अकर्स होती हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स बोलते हैं। ये नोट कर चुके हैं आप लोग, फटाफट से इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल? बर्निंग ऑफ कोल जो है वो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है? बर्निंग ऑफ कोल, इसकी रिएक्शन बनाओ पहले तो देखो, कोल को हम डिनोट करते हैं सी से। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे CO2 गैस फॉर्म होती है और प्लस हीट निकलती है, हीट निकलती है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बताओ? व्हेन 2 or more substance add with each other and form single product, this reaction is called association reaction। कौन सी रिएक्शन है? एसोसिएशन। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दो सब्सटेंस हैं, दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद सिंगल अगर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो वो उसको क्या बोलोगे आप? एसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है ना। एसोसिएशन रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं, व्हाट विल बी द pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले और आपको यहाँ पर सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा और इस सॉल्यूशन का आपको बताना है pH, क्लियर है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ने रिएक्ट किया, क्या फॉर्म हुआ? NaCl का सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हो गया, क्लियर। ये रिएक्शन कौन सी है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर ये क्या फॉर्म हुआ है? साल्ट। और ये कैसा साल्ट है बेटा? न्यूट्रल साल्ट। और न्यूट्रल साल्ट जो होता है उसका pH कितना होता है? 7।
तो pH ऑफ सॉल्यूशन इज 7। समझ गए? आंसर क्या आ जाएगा? pH ऑफ obtained सॉल्यूशन इज 7। कैसा सॉल्यूशन होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, ये आपके बीएसए टाइप क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं। इसके बाद देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप। ऐसे टाइप क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन है। राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस आपको नोट करना है। डिफरेंस में नोट करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स आपको दोनों में। नेक्स्ट है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल नोट करना है। ये नोट कर दूं? तो देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 27, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चों एसोसिएशन को, रिएक्शन को। इसका एग्जाम्पल ये रहा, इसको ही नोट कर दो भले यहाँ आप, CO2 या फिर आप Mg + O2 MgO, ये नोट कर दो, कोई सो भी नोट कर दो। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कैसे नोट करेंगे? यह है, उल्टो कर दो भाई, इसको इन्वर्स कर दो आप। MgO = 2 Mg, डिकम्पोज हो जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। और एक नोट कर देता हूँ, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, CaO + CO2। ठीक है ना? ये सब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन की आपको टाइप बतानी है। इस रिएक्शन की टाइप बतानी है आपको। रिएक्शन है 28 नंबर क्वेश्चन में, AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3। ये रिएक्शन की टाइप बतानी है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, दो रिएक्टेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे आप? बोथ आयंस ऑफ रिएक्टेंट, आयंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स exchange with each other and form 2 new product. This reaction is called double displacement reaction. कौन सी रिएक्शन है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आप डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेंज। इलेक्ट्रॉनिक चेंज पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेंज, ध्यान हो तो चेक करो। ऑक्सीडेशन को मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि डेफिनेशन में आपको नोट करा चुका हूँ। तो देखो, एग्जाम्पल से आपको ध्यान आ जाना चाहिए। Mg + 2 इलेक्ट्रॉन। Those reaction in which any substance, ions, atoms and molecules रिमूव्ड या डिस्प्लेस्ड या फिर क्या कह सकते हैं रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी एटम्स हो, कोई भी आयंस हो, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को
रिलीज करता है और कैटायन फॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और स्टूडेंट्स रिडक्शन के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ही लिखूँगा, डेफिनेशन आपके पास नोट है। देखो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्लोराइड आयन, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो दोज रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस एटम्स एलिमेंट आयंस और मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट नेगेटिव चार्ज इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल होगा, सब्सटेंस होगा या फिर आयंस होगा, एटम्स होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज आयन फॉर्म करेगा, वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक चेंज के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स आपको यहाँ पर नोट किए हैं, तो आप इनको फटाफट से नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो चेक करो इसको। वाई सम अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल इज एडेड इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल की कुछ अमाउंट को ऐड करके क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर है ये 32, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बता दूं मैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस O2, ये रिएक्शन मैंने आपको कराई है और यहाँ पर मिला रहे हैं हम एथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, C2H5OH, एथाइल अल्कोहल यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स COCl2 प्लस HCl प्लस क्या HCl। तो ये तो है स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म, ये है एथिल अल्कोहल और ये है फॉस्जीन गैस, ठीक है ना। बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को, देखो बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म में कुछ अमाउंट में इथाइल अल्कोहल को मिक्स करके या ऐड करके क्यों रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुनेंगे। क्लोरोफॉर्म है जो एक वेपोराइजेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, और ये वेपोराइजेबल जो सब्सटेंस है ये क्या है, एयर जो होती है, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड फॉर्म a gas is called phosgene. This gas is very poisonous and harmful to all livings with human beings. So the decreased rate of reaction, some amount of ethyl alcohol add with chloroform. Clear है ना। ये जो क्लोरोफॉर्म में होती है ये वायु की जो ऑक्सीजन गैस होती है उसके साथ रिएक्शन करती है बहुत तेज़ी से, और रिएक्शन करने के बाद ये फॉस्जीन नाम की एक गैस का निर्माण करती है। ये गैस बहुत ही खतरनाक होती है, इसको युद्ध गैस के नाम से भी जानते हैं, जो सभी जीवित वस्तुओं और मनुष्य के लिए भी घातक होती है। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्टिविटी को स्लो करने के लिए इसके अंदर कुछ अमाउंट में इथाइल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है, जिससे ये क्लोरोफॉर्म रिएक्ट नहीं करे और फॉस्जीन गैस नहीं बने, नुकसान नहीं हो। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो इथाइल अल्कोहल है वो एक नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम कर रहा है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है, क्लोरोफॉर्म इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरोफॉर्म इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड, स्वयं ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन इन एयर, बाय द ऑक्सीजन
in air and form a poisonous gas called phosgene। ठीक है ना। This gas also known as war gas, इसको वार गैस भी बोलते हैं, युद्ध गैस भी बोलते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल टू all livings with human beings। ठीक है, सभी जीवित वस्तुओं के साथ साथ मनुष्य के लिए भी बहुत ही खतरनाक होती है। तो फॉर स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, फॉर slowing down the speed of reaction, the speed of reaction, for slowing down the speed of reaction some quantity of ethanol is added to it, some quantity of एथेनॉल भी कह सकते हैं बच्चों इसको, एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल इज एडेड टू इट। ये इसका जवाब है बच्चों। रिएक्शन नोट कर दिए मैंने, और रिएक्शन नोट करने के बाद सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये हमको ध्यान में रहनी चाहिए कि क्लोरोफॉर्म गैस के अंदर हम लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है क्लोरोफॉर्म, और लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में ही एथेनॉल को ऐड किया जाता है, और ये गैस फॉर्म हो जाती है अगर ये ऐड नहीं किया गया तो तुरंत प्रभाव से। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लर्न भी करना है आपको। और देखो और क्वेश्चन में चेक करता हूँ बच्चों यहाँ पर। हाँ, इसके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस एल्केलाइन वाई। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर का क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट बाय वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो आपने वीक तो एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपके पास ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा, एल्केलाइन। कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, एल्केलाइन होना चाहिए, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और कंप्लीटली डिसोसिएट होकर मच अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। और वीक एसिड जो होते हैं वो लेस अमाउंट में, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो वीक एसिड के द्वारा जो रिलीज किए गए हाइड्रोजन आयन है वे कंप्लीटली हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। यहाँ से लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन निकले, यहाँ से एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन निकले। अब मान लेते हैं यहाँ से 10 हाइड्रोजन आयन निकले थे, बट यहाँ से 20 हाइड्रोक्सिल आयन निकले। तो इसके जो 10 हाइड्रोजन आयन है इसके 20 हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते और वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोक्सिल को तो ले जाएंगे, लेकिन 10 हाइड्रोक्सिल आयन अब भी इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। और आपको पता है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं वो सॉल्यूशन बेसिक होता है या एल्केनिक होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो साल्ट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है ये कैसा होगा, एल्केलाइन नेचर का होगा। क्लियर है।
तो स्टूडेंट्स मैंने सारे मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर ले लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रिमेन्स हैं वो सब के सब आपके लिए मैंने यहाँ पर चैप्टर में नोट करा दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि क्वेश्चन नंबर इतने को और सॉल्व करा दो, मैं आपको वो क्वेश्चन और दोबारा सॉल्व करा दूंगा। ओके भैया, ओके स्टूडेंट्स।